हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस का हमारा चैप्टर 2 है अम्ल, क्षार और लवण यानी कि एसिड, बेस और साल्ट के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अम्ल और क्षार और लवण से संबंधित सभी जो डाउट्स हैं हमारे क्लियर हो जाने चाहिए। देखिए, अम्ल और क्षार के सामान्य गुण। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देते हैं और जली विलयन में H+ आयन देते हैं और इनका जो pH मान 7 से कम होता है। और ये इनका जो जली विलयन है विद्युत का चालन करता है यानी कि विद्युत का कंडक्टर होता है। उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका फॉर्मूला HCl है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका फॉर्मूला H2SO4 है और नाइट्रिक अम्ल जिसका फॉर्मूला है HNO3 और एसिटिक अम्ल यानी कि सिरका जिसका अम्ल है CH3 जिसका फॉर्मूला है CH3COOH और कार्बनिक अम्ल H2CO3। ये जो प्रमुख अम्ल हैं। साथ ही साथ क्षारक की बात करें जो कि बेस स्वाद में कड़वे होते हैं और स्पर्श करने पर साबुन जैसे होते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीला रंग में बदल देते हैं और जली विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन देते हैं। इनका pH वैल्यू 7 से अधिक होता है। और क्षारक का जो विलयन है ये भी जली विलयन जो है विद्युत का चालन करते हैं। उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कुछ प्राकृतिक अम्ल और इनके स्रोत हम बात करें, दूध और दही। दही के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, सिरका यानी कि विनेगार जिसके अंदर एसिटिक अम्ल होता है, इमली जिसके अंदर टार्टरिक अम्ल होता है और टमाटर जिसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है और चींटी का डंक और नेटल का डंक इसके अंदर मेथेनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला है HCOOH, ये आपको याद रखना है। अब देखिए अम्ल और क्षार से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स। अम्ल और क्षारक और इनके सूचक यानी कि इंडिकेटर्स क्या है। देखिए, वे सभी पदार्थ जो रंग परिवर्तन करके हमें अम्ल और क्षार की जो है सूचना देते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधी सूचक में इन्हें बांटा गया है। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? वे सूचक जो पौधे या पौधे से प्राप्त होते हैं और इनका रंग अम्ल और क्षारक दोनों में बदल जाता है। जैसे लिटमस है, हल्दी है, लाल पत्ता गोभी है, चुकंदर है, हाइड्रेजिया है, पिटूनिया है और जेरानियम है। ऐसे जो फूलों की जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं जैसे गुड़हल हैं, ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक सूचक के एग्जाम्पल हैं। संश्लेषित सूचक वे सूचक जो मनुष्य द्वारा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा या रासायनिक पदार्थ होते हैं इन्हें तैयार किया जाता है मानव के द्वारा। इनका रंग भी अम्ल और क्षारक के साथ अलग अलग होता है। जैसे मेथिल ऑरेंज है, फिनोप्थिलीन है, थाइमल ब्लू है, ये सब। गंधी सूचक इन्हें पादपों से प्राप्त किया जाता है और ये अम्ल जो हैं गंध के साथ ये जो हैं गंध देते हैं अम्ल और क्षार के साथ अलग अलग। जैसे प्याज है, लौंग है, वनीला है, ये सब जो हैं गंधी सूचक के एग्जाम्पल हैं। देखिए, प्राकृतिक और संश्लेषित सूचकों में रंग परिवर्तन की हम बात करें तो प्राकृतिक सूचक और अम्ल में इनकी रंग और क्षार में इनके रंग। लिटमस जो है अम्ल में लाल रंग देता है और क्षार के अंदर नीला। पत्ता जो गोभी है, लाल पत्ता गोभी का रस ये लाल देता है और हरा देता है क्षार के साथ। हल्दी जो है ये अम्ल के साथ पीला जबकि क्षार के साथ लाल रंग देता है। जैसे हम कपड़ों को धोते हैं साबुन से, हल्दी लगे हुए कपड़े को तो लाल रंग आ जाता है। हाइड्रेजिया की फूल का रस है वो नीला रंग देता है अम्ल के साथ और क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है। संश्लेषित सूचक यानी कि मेथिल ऑरेंज की बात करें तो ये अम्ल के साथ लाल नारंगी रंग देगा जबकि क्षार के साथ पीला देगा। फिनोप्थिलीन जो कि रंगहीन होगा किसके साथ? अम्ल के साथ, जबकि क्षार के साथ ये गुलाबी रंग देता है। गंधी सूचक में गंध परिवर्तन की सूचना, जैसे प्याज जो है ये अम्ल के साथ तीखी गंध देगा और क्षार के साथ कोई गंध नहीं देगा। वनीला जो कि वनीला की गंध आएगी और क्षार के साथ कोई गंध नहीं आएगी। लौंग का तेल लौंग की गंध देगा, अम्ल के साथ, क्षार के साथ कोई गंध नहीं आएगी। देखिए, लिटमस कैसे प्राप्त किया जाता है। थैलोफाइटा जो है वर्ग के जो यानी कि लाइकेन पौधे के रस से लिटमस तैयार किया जाता है, इसका विलयन बनाया जाता है। लिटमस का जो विलयन जो होता है बैंगनी रंग यानी पर्पल होता है और उदासीन माध्यम में भी बैंगनी रंग ही बना रहता है। अम्लीय माध्यम में लिटमस का जो विलयन का जो रंग है लाल हो जाता है और क्षारीय माध्यम में नीला हो जाता है। लाल लिटमस विलयन में जो कागज़ यानी कि सफ़ेद पेपर पर डुबाकर लाल लिटमस पत्र तैयार किए जाते हैं और लाल लिटमस पेपर की सहायता से हम
बेस का जो है जब लाल लिटमस पेपर को डालेंगे बेस के अंदर तो नीले हो जाते हैं। देखिए नीले लिटमस विलियन में सफ़ेद कागज़ को डुबोकर जो है नीला लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। इस प्रकार लिटमस दो प्रकार के हो गए, एक तो नीला लिटमस पेपर और एक लाल लिटमस पेपर। अम्ल और क्षार की परस्पर रासायनिक अभिक्रिया हम देखेंगे। इसके अंदर अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। धातु के साथ इनकी अभिक्रिया देखेंगे और धातु के ऑक्साइड और अधातु के ऑक्साइड की अभिक्रियाएं देखेंगे और धातु कार्बोनेट के साथ इनकी अभिक्रियाएं और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इनके रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले अपन बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इसे न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल जब क्षारक के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे हमने यहाँ ले लिया है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षारक है, एक लिया हमने HCl या कि अम्ल है, तो यहाँ पे NaCl बना जो कि लवण है और जल बना। इस तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षारक है, H2SO4 जो कि अम्ल है, इससे बना K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट जो कि लवण है और H2O बना जो कि जल है। तो इस प्रकार अम्ल जब क्षार के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इसे उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए अम्ल और क्षार से जो बने लवण के कुछ एग्जाम्पल हैं। NaOH और H2SO4 से बनेगा Na2SO4 और चूने के पानी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 से बनेगा कैल्शियम सल्फेट। इस तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 से बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड और H2SO4 से बनेगा कॉपर सल्फेट। इस तरह से NaOH यानी कि जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और HNO3 इससे बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनेगा और NaOH और H2CO3 से सोडियम कार्बोनेट बनेगा, Na2CO3 बनेगा और KOH और HCl से KCl पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल दोनों से बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बन रहा है, लवण बन रहा है। जिंक हाइड्रोक्साइड H2SO से जिंक सल्फेट बनेगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से बनेगा अमोनियम क्लोराइड। तो यानी कि एक तरफ तो है सभी क्षारक और एक तरफ है अम्ल, इनसे बन रहे हैं इधर लवण। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को कम या नष्ट कर देते हैं। इसी कारण अम्ल के प्रभाव यानी अम्लता को कम या समाप्त करने के लिए हम क्षारक का उपयोग करते हैं। अम्ल और क्षार की धातु के साथ क्रिया से क्या बनेगा, देखिए अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराने पर लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। अम्ल जब धातु से क्रिया करते हैं तो एक तो बनता है साल्ट, दूसरी निकलती है हाइड्रोजन गैस। जैसे यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल की हम जिंक धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो जिंक सल्फेट लवण बनेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निष्कासित होगी। इसको आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जिंक के साथ जिंक क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस दे रही हैं। और हाइड्रोक्लोरिक की जो एसिड है इसकी मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इन सभी अभिक्रियाओं से पता चल रहा है कि अम्ल के साथ जब हम धातु की क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होती है एक तो हाइड्रोजन गैस और दूसरा प्राप्त होता है लवण। इस प्रकार जो है प्रयोग द्वारा आप समझ सकते हैं ध्यान से। धातु द्वारा अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनने को इस प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं। एक प्रणाली में थोड़ा सा डाइल्यूट यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, उसमें जिंक के टुकड़े डालेंगे और अभिक्रिया जब होगी तो निकलने वाली गैस को जो है साबुन के जो विलयन में हम प्रोवाइड करेंगे। जो निकलने वाली गैस क्या है, हाइड्रोजन है। साबुन के विलयन के बुलबुले बनते हैं और इन बुलबुलों के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर पॉप साउंड यानी कि फटफट की आवाज़ आती है और यानी कि ये जो गैस है और मोमबत्ती बुझ जाती है तो जो निकलने वाली गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो ये डायग्राम आप अच्छे से देख सकते हैं। स्टैंड लगी हुई है, यहाँ पे हमने जिंक के टुकड़े डाल दिए, Zn के टुकड़े डाल दिए और साथ ही साथ सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसमें डाल दिया। जैसे हम जिंक के जो टुकड़े हैं ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेंगे Zn-SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, तो यहाँ बना लेंगे ये जिंक का सल्फेट यानी कि Zn-SO4 और साथ ही साथ यहाँ पे एक गैस निकलेगी जो कि हाइड्रोजन है। तो इस हाइड्रोजन गैस को जब हम साबुन के गोल के अंदर डालेंगे तो यहाँ पे बुलबुले बनेंगे हाइड्रोजन गैस के ऊपर। जब इसको हम मोमबत्ती ऊपर रखेंगे तो एक पॉप साउंड यानी कि फटफट की आवाज़ के साथ मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो ये डायग्राम हमें बता रहा है कि किस तरह से जो धातु हैं जिंक के जो कण हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं और जिंक सल्फेट यहाँ सॉल्यूशन में यहाँ नीचे रह जाएगा, जबकि हाइड्रोजन गैस इस निकास नली से होती हुई यहाँ साबुन की गोल तक पहुँच रही है।
तो इस अभिक्रिया से स्पष्ट हो रहा है कि जो है मेटल यानी कि जो धातु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। चित्र में जो दी गई रिएक्शंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे जिंक H2SO4 के साथ क्रिया कर रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्षारक की है यानी कि क्षार के साथ धातु की जो अभिक्रिया उसको भी ध्यान से देखिए। अधिकांश धातुएं क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन कुछ धातुएं जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है, ये क्षारक के साथ अभिक्रिया करती हैं और लवण और हाइड्रोजन गैस देती है, यानी कि क्षारक भी धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे NaOH क्षारक हैं जो कि जिंक धातु के साथ क्रिया करके बना रहा है Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट बना रहा है, जो कि एक प्रकार का लवण है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। यानी कि बहुत सारे जो हैं धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये क्रिया करती हैं। अम्ल और क्षार जो हैं इनकी धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया देखिए। अम्लों जो हैं अम्ल के साथ धातु की जो ऑक्साइड की अभिक्रिया देखिए, धातु जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि एक क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। जब ये अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो ये लवण और जल बनाएंगे। तो देखिए अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो अम्ल जो हैं धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, क्षारीय प्रवृत्ति है, लवण और जल बन रहा है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड यानी कि ये धातु का ऑक्साइड है और यहाँ भी ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड बन रहा है जो कि लवण है और पानी यानी कि अलग हो रहा है। इसी तरह से जो कॉपर क्लोराइड का रंग है नीला हरा है। इस तरह से H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की जब कॉपर ऑक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो कॉपर सल्फेट लवण बन जाता है और वाटर अलग हो जाता है। तो ये अभिक्रिया इस बात का संकेत कर रही है कि जो धातु की जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय नेचर के होते हैं, यानी कि क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। इस तरह से एक और एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि सोडियम ऑक्साइड की यानी कि जो धातु का ऑक्साइड है इसके साथ क्रिया करके सोडियम सल्फेट लवण बना रहा है और जल बन रहा है। इन सभी अभिक्रिया से पता चल रहा है कि धातु की जो ऑक्साइड है किसी क्षारक की तरह अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं, यानी कि लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस तरह धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षार की होती है, अतः धातु की जो ऑक्साइड हैं क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं इनको, यानी कि क्षार की प्रवृत्ति होते हैं। क्षारक के साथ अधातु के जो ऑक्साइड है इनकी अभिक्रिया। क्षारक जब अधातु ऑक्साइड जैसे कार्बन के ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, यानी कि ये जो कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर, ये सभी क्या है अधातु और इनके साथ ऑक्सीजन अटैच है, तो यानी कि अधातु की ऑक्साइड है। जब ये जो है क्षारक यानी कि जब क्षारक अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, तो यानी कि क्षारक अधातु के ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया से हमें पता चल रहा है कि अधातु की जो ऑक्साइड तो होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। किस प्रवृत्ति के? अम्लीय प्रवृत्ति। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी क्रिया कराई तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बन रहा है जो कि लवण है और जल बन रहा है। इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो बुझा हुआ चूना यानी कि चूने का पानी, ये क्षारक हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लवण बना रहा है, यानी कि CaSO3 एक प्रकार का लवण है और जल बन रहा है। जब चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने से चूने का जो पानी है उसका रंग दूधिया हो जाता है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट श्वेत अवक्षेप बनने से चूने का जो पानी है दूधिया हो जाएगा, यानी कि ये एक रिएक्शन है। इसमें जो है चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो जो चूने का पानी है दूधिया क्यों हो जाता है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के बन जाने के कारण। ठीक है। इस तरह से दूसरा जो है यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अधातु का ऑक्साइड है, तो पोटेशियम कार्बोनेट बन रहा है और पानी अलग हो रहा है। अधातु के जो ऑक्साइड हैं एक अम्ल की तरह क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। अतः अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, इन्हें अम्लीय ऑक्साइड भी कहते हैं। यानी कि धातु के ऑक्साइड क्षारकीय नेचर के होते हैं जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अम्ल क्षारक की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया देखिए जो है अम्ल और क्षारक धातु कार्बोनेट क्या है? जैसे कार्बोनेट यानी कि CO3 है, इसके साथ कोई भी धातु अटैच है तो वो है धातु कार्बोनेट। तो अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया हम देखेंगे। अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से होने पर लवण और जल बनने के साथ साथ यहाँ पे एक गैस विमुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त होती है। जैसे हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि अम्ल है। दूसरा लिया हमने धातु का कार्बोनेट, जैसे सोडियम धातु है कार्बोनेट के साथ तो सोडियम कार्बोनेट है, और यहाँ पे बन रहा है NaCl जो कि लवण है, जल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त हो रही है।
इस तरह से HCl की कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करने से कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है जो कि लवण है, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त हो रही है। सल्फ्यूरिक अम्ल की कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराने पर यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट बन रहा है जो कि लवण है, और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त हो रही है। तो इन सारी रिएक्शनों से हमें पता चला कि जब अम्ल किसी भी धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त करता है। अब देखिए क्षारक की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। क्षारक किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करते हैं क्योंकि धातु कार्बोनेट क्षार की प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि क्षार की प्रकृति के होते हैं। अम्ल क्षारक की जो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हम देखेंगे जो कि 5वें नंबर की है। अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखिए धातु के साथ अगर HCO3 जुड़ रहा है तो वो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अम्ल किसी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके भी लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, यानी कि अम्ल जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण, दूसरा जल और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। इधर हम ले रहे हैं अम्ल ले रहे हैं, यहाँ पे धातु का हाइड्रोजन कार्बन यानी कि NaHCO3 है, तो NaCl बन रहा है, वाटर बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रही है। दूसरा हमने सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 लिया है, NaHCO3 बन रहा है, NaHCO3 यानी कि सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो Na2SO4 बना जो कि लवण है, पानी बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रही है। अब देखिए क्षारक की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे, तो क्षारक किसी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से किसी भी जो है अभिक्रिया नहीं करते क्योंकि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रकृति भी किस प्रकार की होती है, क्षार की प्रवृत्ति होती है। देखिए प्रयोग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम अगर टेस्टिंग करेंगे तो देखिए अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराने पर लवण बनेगा, जल बनेगा और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। देखिए अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, और इस अभिक्रिया को हम एक प्रयोग द्वारा भी समझ सकते हैं। 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब A है और एक B है। टेस्ट ट्यूब A में थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट डालेंगे यानी कि धातु का कार्बोनेट डालेंगे, टेस्ट ट्यूब B में हम डालेंगे धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों टेस्ट ट्यूब में हम अम्ल के साथ यानी कि तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, तो इससे निकलने वाली गैस कौन सी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पुष्टि के लिए हम क्या करेंगे, इसको चूने के पानी में इसको प्रोवाइड करेंगे। जैसे चूने के पानी में इसको प्रोवाइड करेंगे तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, यानी कि सफ़ेद अवक्षय प्राप्त हो जाता है। तो चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षय प्राप्त होगा और वाटर अलग हो जाएगा। इसी विलयन में और अधिक मात्रा में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड कराने पर जो चूने का जो दूधिया रंग है चूने के पानी का वो गायब हो जाएगा, क्योंकि नया पदार्थ अब क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है जो जल में क्या है, घुलनशील है, विलयशील है। अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट से अब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो था इसके अंदर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फाइनली बन जाता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने अधिक मात्रा में डाली, इससे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया जो कि जल के साथ विलयशील है, यानी कि जल में घुलनशील है। तो इस अभिक्रिया से पता चल रहा है कि चूने के पानी के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है तो उसमें दूधिया रंग आता है, और वापस और अधिक मात्रा में CO2 मिलाई जाएगी तो वो जो दूधिया रंग वो गायब हो जाएगा क्योंकि नया पदार्थ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। इसे हम टेस्ट ट्यूब के द्वारा यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं मेटल के कार्बोनेट के साथ। तो मेटल के कार्बोनेट के साथ जब हम इसकी यहाँ पे कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने के पानी के साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें डाल रहे हैं। तो यहाँ पे जब चूने के पानी के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है मेटल का कार्बोनेट लिया, जैसे Na2CO3 ले लिया मेटल के कार्बोनेट, इसके साथ HCl की रिएक्शन कराई तो यहाँ पे बन रहा है NaCl, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्राप्त हो रही है और वाटर भी प्राप्त हो रहा है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकास होगी तो निकास नली में यहाँ पे हमारे पास है चूने का पानी। तो चूने के जो पानी के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाएगी तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और अधिक मात्रा में जैसे हम CO2 को डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, यानी कि ये जो चूने के जो पानी के अंदर जो दूधिया रंग है वो गायब हो जाएगा। तो इस परीक्षण से हम क्या कर सकते हैं, इस परीक्षण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान कर सकते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी में मिलाने पर उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण दूधिया और रंग आ जाता है,
और वापस जब हम इसको वापस और अधिक मात्रा में CO2 गैस को गुजारेंगे तो जो दूधिया रंग गायब हो जाए, क्योंकि नया पदार्थ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि घुलनशील पदार्थ बन जाता है, इसलिए जो दूधिया रंग है वो गायब हो जाएगा। जली विलयन में अम्ल और क्षारक कैसे व्यवहार करते हैं, देखिए अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जली विलयन में अम्ल और क्षारक का व्यवहार देखिए, अम्ल जली विलयन में H+ आयन देते हैं। इसी H+ आयन के कारण अम्ल अपनी अम्लता प्रदर्शित करते हैं और जल की अनुपस्थिति में ये H+ आयन नहीं बनाते हैं और अम्लीय व्यवहार भी नहीं दर्शाएंगे। अम्ल केवल जली विलयन में ही H+ आयन उत्पन्न करते हैं। टेस्ट ट्यूब द्वारा हम प्रयोग करेंगे। एक टेस्ट ट्यूब को अच्छे से सुखाकर इसमें 1 ग्राम ठोस NaCl लेंगे और प्रज्ञनली में कुछ मात्रा में कंसनट्रेट H2SO4 डालेंगे। NaCl और H2SO4 की जब अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे लवण बनेगा। देखिए Na2SO4 बनेगा और HCl गैस विमुक्त होगी। प्रज्ञनली से निकलने वाली HCl गैस के पास जो है ड्राई यानी कि सूखा नम नीला लिटमस पेपर ले जाएंगे तो सूखे जो है पत्र का रंग नीला ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि शुष्क जो HCl गैस है ये बिना पानी के अपना अम्लीय व्यवहार नहीं करेगी, यानी कि H+ आयन नहीं बनेंगे। अतः शुष्क HCl गैस अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगी, इसलिए नीले जो लिटमस पेपर का रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नम लिटमस पत्र का जो रंग नीले से लाल हो जा रहा है। नम वाले का क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके ऊपर क्या है? वाटर है। जैसे वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो HCl जो है H+ और Cl- में टूट जाएगी, जिससे जो है नीले से लाल रंग हो जाएगा। यानी कि शुष्क HCl जो गैस है नम लिटमस पत्र में उपस्थित जल के कारण H+ आयन बनाती है। इसी H+ आयन के कारण ये अपना अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये नमी वाला है जो कि यहाँ पे नीला रंग जो है लाल हो जाता है। ये दूसरा वाला में सूखा है तो यहाँ पे जो है नीले का जो लाल रंग में परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब जो अम्ल जो हैं वो जल में ही अपने H+ आयन शो करते हैं और जो है जल में ही वो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। H+ आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, यानी कि H+ आयन जल के अणु के साथ क्रिया करके या मिलकर H3O+ आयन बनाएंगे तो H+ प्लस H2O यानी कि H3O हाइड्रोनियन आयन बन गया। क्षारक की हम बात करें जो कि OH- आयन उत्पन्न करते हैं तो देखिए NaOH चूँकि क्षारक हैं, जब जल में इसको मिलाएंगे तो Na+ और OH- में टूट जाएगा। KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको भी जल में मिलाएंगे तो KH+ और OH- में कन्वर्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको भी जल में मिलाने पर Mg+2 और OH- आयन में OH-1 आयन में टूट जाएगा। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, यह भी याद रखना है। जो क्षारक जल में विलय होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। ठीक है, यानी कि वे बेस जो वाटर के साथ डिजोल्व हो जाते हैं उन्हें एल्कली कहते हैं। तनुकरण की हम बात करें यानी कि डाइल्यूशन की प्रोसेस, जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर इसकी सांद्रता कम हो जाती है, इसे डाइल्यूशन यानी कि तनुकरण कहते हैं। जब अम्ल या क्षार में जल की मात्रा कम हो तो इसे सांद्र कहते हैं, जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र HCl, सांद्र HNO3। यदि अम्ल या क्षार में जल की मात्रा अधिक हो तो उसे तनु कहते हैं, जैसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इस प्रकार तनुकरण द्वारा सांद्र अम्लों क्षार को तनु बनाया जाता है। तनुकरण अत्यंत ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है जिसमें कांच का पात्र भी टूट सकता है और जलने का खतरा रहता है। अतः तनुकरण में सावधानियां रखनी चाहिए। जल में सांद्र अम्लीय क्षार को धीरे धीरे मिलाना चाहिए, तो ये महत्वपूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। जल को लगातार हिलाते रहना चाहिए क्योंकि ये अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अम्ल क्षार की जो है विद्युत के साथ चालकता की बात करें तो अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं तथा क्षार भी जलीय विलयन में OH- आयन देंगे। H+ और OH- आयनों के कारण अम्ल व क्षार के जलीय विलयन विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं और अम्ल क्षार की जो विद्युत चालकता का प्रयोग द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। देखिए प्रैक्टिकल हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक टेस्ट ट्यूब लिया, एक बीकर में हम ले रहे हैं तनु HCl विलयन, ठीक है, और रबर के कार्क से 2 किलो लगाकर बीकर में रख देंगे। किलो को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ एक बल्ब के साथ और एक स्विच के साथ जोड़ देंगे। स्विच जैसे ही ऑन करेंगे तो बल्ब जलने लग जाएगा क्योंकि तनु HCl विलयन विद्युत धारा का चालन करते हैं। इसी क्रिया को H2SO4, HNO3 और NaOH और KOH क्षारक के साथ भी दोहराएंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह से बल्ब जलने लग जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अम्ल और क्षार हैं आयनों के प्रवाह के कारण विद्युत का चालन करते हैं और इससे बल्ब जल जाता है।
देखिए प्रबल और दुर्बल अम्ल क्या है, यानी कि प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल। प्रबल अम्ल की बात करें तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं और H+ आयन अधिक संख्या में देते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों ही क्या है, प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल हैं। दुर्बल अम्ल की बात करें, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं और H+ आयन की संख्या भी कम देते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे कार्बोनिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है, इसी तरह से एसिटिक अम्ल है, यानी कि जो ऑर्गेनिक जो एसिड होते हैं वो एक तरह से दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल है, जबकि इनऑर्गेनिक एसिड है यानी कि अकार्बनिक जो एसिड है वो एक तरह से प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल। प्रबल क्षार की हम बात करें तो वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं और OH- अधिक संख्या में देंगे, इन्हें प्रबल क्षारक कहते हैं। जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षारक के एग्जाम्पल। दुर्बल क्षारक की हम बात करें तो वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं और कम मात्रा में OH- देंगे, उन्हें दुर्बल क्षारक कहते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षारक के एग्जाम्पल हैं। पीएच स्केल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीएच स्केल सोरेनसन ने दी थी ये। H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल वैज्ञानिक सोरेनसन द्वारा बताया था, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी शब्द जो सूचक है एक जर्मन शब्द पुसान से, इसका अर्थ है शक्ति यानी कि पावर। पीएच में एच शब्द सूचक है H+ आयन की कंसंट्रेशन को बता रहा है। पीएच स्केल 0 से 14 तक मान होते हैं इसमें। अम्ल के लिए पीएच का मान 7 से कम होगा, यानी कि 0 से 6.9 तक अम्ल रहेंगे। पीएच का मान किसी अम्ल के लिए जितना ज़्यादा कम होगा, यानी कि जितना कम होगा उतना ही प्रबल होगा। जैसे मान लीजिए किसी का पीएच 5 है और किसी का 4 है, तो जो 4 वाला है, जिसका पीएच 4 है, वो ज़्यादा प्रबल अम्ली है। उदासीन के लिए पीएच का मान 7 होता है, जैसे जो है जो डिस्टिल वाटर होता है उसका पीएच 7 होता है, और यानी कि जो पानी का जो पीएच 7 है। और क्षारक के जो पीएच का मान 7 से अधिक होगा, यानी कि 7.1 से 14 के बीच में। जितना ज़्यादा अधिक जो है पीएच होगा उतना ही ज़्यादा वो क्षारक होगा। या जैसे किसी का पीएच 14 है, किसी का 10 है, तो जो 14 वाला है वो अधिक क्षारकी है। ठीक है, इसको ऐसे भी समझते हैं। ये पीएच स्केल दी गई यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ बीच में 7 है, यानी कि उदासीन को बताता है, इधर 14 है, ये क्षारक को बताता है, इधर नीचे घट रहा है तो ये किसको बताता है, अम्ल को। यानी कि H+ आयन की सांद्रता 0 की तरफ आते आते सबसे ज़्यादा हो जाती है, और इधर OH- की सांद्रता जो है 14 की तरफ जाते जाते सबसे ज़्यादा हो जाती है। कुछ पदार्थ की पीएच मान देखिए, जैसे सांद्र HCl जिसका पीएच 0 होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा ये अम्ली है। तनु HCl का 1 होता है, ये उससे कम है। जठर रस 1.2, ये उससे और कम अम्ली है। नींबू का रस है 2.5, ये उससे कम अम्ली है। सिरका 4 इसका पीएच है तो और कम अम्ली है। टमाटर का रस 4.1 है तो ये और कम अम्ली है। कॉफ़ी का जो पीएच है 5 होता है, ये उससे भी कम अम्ली है। दूध 6.5, दूध भी हल्का अम्ली होता है। जिसकी आसुत जल डिस्टिल वाटर जिसका पीएच 7 होता है, यानी कि उदासीन होता है। खाना खाने से जो पहले हैं हमारे जो लार है उसका पीएच 7.4 होता है, यानी कि हल्की क्षारकी होती है। हमारे ब्लड का पीएच भी 7.4 ही होता है। खाना खाने के बाद जो है 5.8, यानी कि जो है लार जो है वो क्षारकी हो जाती है, सॉरी अम्ली हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो पीएच 7 से नीचे हो गया। रक्त जो है ब्लड का पीएच 7.4 होता है। मंजन जो है उसका जो पीएच होता है 8 होता है, यानी कि हल्का क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा का पीएच 8.5 होता है, और धोने का सोडा जिसका 9 होता है, यानी कि भी क्षार की प्रवृत्ति का है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो इसका पीएच होता है 10.5, और तनु NaOH जिसका पीएच होता है 13, और सांद्र NaOH जिसका पीएच होता है 14। इसका मतलब जो है सबसे ज़्यादा अम्ली है यहाँ पे सांद्र HCl, और सबसे ज़्यादा जो क्षारीय यहाँ पे सांद्र NaOH। इसको आप समझ सकते हैं, यानी कि 7 से जितना कम पीएच है उतना ही ज़्यादा अम्ली है, 7 से जितना अधिक जिसका पीएच है वो उतना ही ज़्यादा क्षारीय है। और पीएच स्केल 0 से लेके 14 के बीच में है। 7 यहाँ पे क्या है, उदासीन पॉइंट है। दैनिक जीवन में पीएच का भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रोल प्ले करता है। हमारा जो बॉडी है 7 से 7.8 पीएच के बीच ही कार्य करती है। फसलों के लिए भी एक निश्चित पीएच पारस्परिक 6.4 से 7.2 के बीच होता है। संवेदनशील जो है ये वर्षा के जल का पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाएगा तो इसे एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा कहते हैं। तो देखिए अम्ल वर्षा में जब होती है जब पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाए। अम्ल वर्षा के कारण नदी के जल के जो पीएच का मान कम हो जाएगा, यानी कि अम्ली हो जाएगी, वो जलीय जीवों के लिए हानिकारक है।
हमारे पाचन तंत्र का जो पीएच है, हमारे आमाशय यानी कि उदर में HCl अम्ल बनता है जो कि पाचन क्रिया में भाग लेता है। अधिक भोजन होने पर हमारा जो उदर है अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न करेगा, और अम्ल की मात्रा अधिक हो जाने पर जो उदर है यानी कि पेट में दर्द व जलन होती है, इसे एसिडिटी कहते हैं। और इस अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए दुर्बल क्षारक का उपयोग करते हैं जो शरीर को नुकसान नहीं करें। ऐसे दुर्बल क्षारक को एंटी एसिड यानी कि प्रति अम्ल कहते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ऐसा एंटी एसिड अम्ल की जो अधिकता को ये क्या कर देगा, उदासीन कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे हमें रिलीफ मिलेगी यानी कि आराम मिलेगा। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय भी हो जाता है। दांतों का जो कठोर भाग इनेमल कहलाता है, दंत वल्क भी कहते हैं इसको। जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। भोजन करने के बाद यदि कुछ टुकड़े दांत में फंस जाते हैं तो इनकी गलाने के लिए जो बैक्टीरिया हैं इसका काम करते हैं। तो इन बैक्टीरिया के कारण जो है दांत का जो है ये जो जीवाणु है अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे मुंह का पीएच कम हो जाएगा, क्योंकि अम्लता के कारण जो पीएच वैल्यू घट जाती है। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांत का जो इनेमल गलने लग जाता है, जिसको दंत क्षय कहते हैं, या दंत क्षय होने लग जाता है। इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, भोजन करने के बाद मुंह साफ करना चाहिए और क्षार की मंजन या टूथपेस्ट का उपयोग करना चाहिए ताकि अम्लता के प्रभाव को कम किया जा सके। पशुओं और पौधों द्वारा भी रसायनों की आत्मरक्षा। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल यानी कि मेथनोइक अम्ल होता है, जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में यानी बेकिंग सोडा जो कि क्षार की प्रवृत्ति का होता है, दुर्बल क्षारक का उपयोग से आराम मिलता है। नेटल एक शाकी पादप है और इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। इन बालों में मेथनोइक अम्ल होता है। नेटल के पत्तों को छूने से डंक जैसा दर्द होता है। इसके इलाज के लिए डाक के पौधों की पत्तियां रगड़ कर रखते हैं। तो ये डाक जो पौधा है ये नेटल के पौधे के पास ही होता है, तो यानी कि डाक जो पौधा है वो क्षार की प्रवृत्ति का होता है। देखिए लवण, जिनका भी हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अम्ल तथा क्षार की क्रिया से लवण बनते हैं और जल भी बनता है। लवण में अम्ल का जो है ऋणात्मक भाग ऋणायन कहलाता है, जबकि क्षार का धनात्मक भाग धातु आयन धनायन कहलाता है। लवणों के भी प्रकार देखिए, उदासीन लवण भी होते हैं, अम्लीय लवण भी होते हैं और क्षार की लवण भी होती हैं। यानी कि जो लवण अम्ल और क्षार और जो हैं इनसे मिलकर बने होते हैं। अगर कोई लवण प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना है तो उस लवण की जो प्रवृत्ति होगी अम्लीय होगी। अगर कोई जो लवण है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना है तो वो उदासीन प्रवृत्ति का होगा। और अगर क्षार की जो है क्षारक अगर प्रबल है तो वो क्षार की लवण होगा, जबकि अम्ल दुर्बल होना चाहिए। उदासीन लवण की बात करें, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की क्रिया से बने लवण उदासीन होते हैं। इनका पीएच मान 7 होता है, जैसे NaCl है, K2SO4 है। अम्लीय लवण देखिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से मिलकर बने होते हैं और पीएच मान 7 से कम होगा, जैसे अमोनियम क्लोराइड जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से मिलकर बना होता है। अमोनियम सल्फेट जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलकर बना होता है। क्षार की लवण की हम बात करें तो जो कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण से मिलकर बने होते हैं, क्षार की होते हैं, इनका पीएच मान 7 से अधिक होगा। सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि क्षार की प्रवृत्ति होते हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाले कुछ महत्वपूर्ण लवण और रसायन निम्न हैं। देखिए कुछ लवण हमारे दैनिक जीवन में काम में आते हैं, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक कहते हैं इसको। NaOH जो है ये जो है क्षार का एग्जाम्पल है, कास्टिक सोडा कहते हैं इसको। CaOCl2 जिसको विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, और NaHCO3 जिसको बेकिंग सोडा खाने का सोडा भी कहते हैं। Na2CO3.10H2 धोने का सोडा है। CaSO4.12H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिसको POP प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4.2H2O कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो कि जिप्सम है। तो ये प्रमुख जो है अम्ल और क्षार और लवण के एग्जाम्पल हमने यहाँ देखे। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl साधारण नमक, यह एक उदासीन अम्ल है। इसका पीएच मान 7 होता है और यह प्रबल अम्ल HCl और NaOH यानी कि प्रबल क्षारक से मिलकर बना होता है। HCl NaOH के साथ क्रिया करता है तो NaCl बनता है, साथ ही साथ वाटर अलग होता है। समुद्री जल में अनेक लवण घुले होते हैं, जैसे मुख्यतः NaCl अधिक मात्रा में होता है। समुद्री जल जो लवणीय जल के वाष्पन के साथ साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। जमीन के नीचे भी कई स्थानों पर नमक पाया जाता है, इसे खनिज नमक कहते हैं और इनका खनन भी कोयले की तरह होता है। साधारण नमक के उपयोग भोजन बनाने में, भोजन की विकृत गंधिता को बचाने में, अनेक उपयोगी पदार्थ बनाने में साधारण नमक को कच्चे पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। NaCl से NaOH बनता है, NaHCO3 भी प्राप्त किया जाता है। वॉशिंग सोडा
और विरंजक चूर्ण ये प्रमुख जो पदार्थ हैं प्राप्त किए जाते हैं नमक से। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ये एक प्रबल क्षारक है। इसका pH वैल्यू 14 तक होता है। इसको बनाने के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। NaCl के जलीय विलयन में जब विद्युत का प्रवाहन करते हैं यानी कि करंट गुजारा जाता है तो NaOH बनता है। इसकी समीकरण आप अच्छे से देख लें। जैसे NaOH बनाने के साथ ही एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। इस प्रक्रिया में क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि क्लोरीन जो कि क्लोर और यहाँ पे क्षारक पदार्थ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जैसे NaCl हमने लिया, इसमें पानी मिलाया और NaOH बना और यहाँ पे करंट भी चाहिए, विद्युत धारा इसमें प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे क्लोरीन गैस प्राप्त होगी और हाइड्रोजन गैस विमुक्त होती है। क्लोर क्षार प्रक्रिया का इसका डायग्राम देखिए। यहाँ पे जो है हमने क्या लिया, NaCl ले लिया और साथ ही साथ यहाँ पे इसके साथ मिला दिया वाटर यानी कि H2O। जब भी हम इसके साथ वाटर मिलाते हैं तो यहाँ इसके अंदर दो आयन बनेंगे, एक तो Na+ और एक Cl-, एक बनेगा H+ आयन और OH- आयन। तो देखिए ये जो H+ आयन जो है ये जाएगा कैथोड की तरफ, ये जाएगा कैथोड की तरफ और Na+ जो आयन है ये भी जाएगा कैथोड की तरफ, जबकि OH- जो आयन है वो माइनस आयन की वजह से एनोड की तरफ जाएगा और Cl- भी एनोड की तरफ आएगा। तो इस प्रकार जो हमें एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और जो है कैथोड पर हमें जो प्राप्त होगा क्लोरीन गैस हमें कैथोड पर प्राप्त होती है। तो इसको बनाने के NaOH भी यहाँ पे अब काम में आ जाएगा साबुन वगैरह बनाने में। और हाइड्रोजन गैस जो है ये हमें ये भी प्राप्त होगी यहाँ पे, तो ये ईंधन में काम में आएगी अमोनिया बनाने में। और क्लोरीन गैस स्विमिंग पूल्स वगैरह हैं, इसमें स्विमिंग पूल में पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनाने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में यूज़ करते हैं इसको, और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया में 3 पदार्थ बनते हैं, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, कागज़ बनाने में करते हैं, कृत्रिम टिश्यू बनाने में करते हैं और दांतों की ग्रीस हटाने में भी करते हैं। क्लोरीन गैस का उपयोग जल में जीवाणु को विमुक्त करने के लिए, जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2 बनाने में, रोगाणुनाशक कीटनाशक में और पॉलीवाइनिल क्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन बनाने में, खाद के रूप में अमोनिया बनाने में, वनस्पति घी बनाने में, मार्गरीन में और मेथनॉल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण जिसका फॉर्मूला है CaOCl2, ये एक क्षार की प्रकृति का लवण है। इसको बनाने के लिए हम जो ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है यानी कि जो शुष्क बुझे हुए चूना जो होता है उस पर क्लोरीन की क्रिया करके विरंजक चूर्ण तैयार किया जाता है। CaOH2 जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्लोरीन गैस जैसे इसमें डालेंगे तो CaOCl2 बनेगा जो उसकी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है और यहाँ पे पानी अलग हो जाएगा। तो यानी कि ड्राई जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर हम जैसे ही क्लोरीन गैस प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2। विरंजक चूर्ण यानी कि CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर के क्या उपयोग हैं? वस्त्र उद्योग में विरंजन प्रक्रिया में यानी कि ड्राई शुष्क धुलाई में, और कागज उद्योग में विरंजन में, पेयजल को जीवाणु को मुक्त करने में, और अपचायक के रूप में उपचायक के रूप में, यहाँ पे अपचायक की जगह उपचायक पढ़ें, सही लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीकारक क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन भी है तो यानी कि ऑक्सीडेंट के रूप में भी हम इसका यूज़ करते हैं, ऑक्सीडेंट एजेंट के रूप में भी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 बेकिंग सोडा भी कहते हैं। खाने का सोडा, मीठा सोडा एक दुर्बल क्षार की लवण है। इसको बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड की जो क्रिया है जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया से कराने पर यानी कि बेकिंग सोडा प्राप्त होगा। 4 चीज़ें हमें चाहिए यानी कि नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया, इनसे बनेगा बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। बेकिंग सोडा के उपयोग खस्ता, पकोड़े, केक, डबल रोटी, पाव रोटी बनाने में, इन्हें बनाने के लिए गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होगी। NaHCO3 लिया हमने 2 अणु, जब इसको गर्म करेंगे तो Na2CO3 बनेगा, साथ ही साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी। इस अभिक्रिया में CO2 गैस बनती है जो खाने की चीज़ को फुलाकर मुलायम बना देती है। पेट की अम्लता, एसिडिटी को दूर करने के लिए प्रति अम्ल का काम भी करती हैं क्योंकि ये भी बेसिक नेचर की होती हैं। आग बुझाने हेतु तो अग्निशमन में भी इसका यूज़ करते हैं और कीटों के डंक के इलाज में भी यहाँ पे इसका यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये क्षार की प्रवृत्ति का है। सोडियम
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि जो आपका धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O, ये भी एक क्षार की लवण है। इसे बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा को गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट बनेगा, यानी कि NaHCO3 को जैसे हम गर्म करेंगे दो अणुओं को, तो Na2CO3 और वाटर अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। अब इस सोडियम कार्बोनेट की जल से ये क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा प्राप्त हो जाएगा। इसमें 10 जल के अणु मिला देंगे तो यहाँ पे Na2CO3.10H2O बन जाएगा। वॉशिंग सोडा यानी कि जो धोने का सोडा है, इसके बहुत सारे उपयोग हैं, घरों में साफ़ सफाई में भी करते हैं, जल की स्थायी कठोरता को हटाने में, कांच, साबुन और उद्योग में भी यूज़ किया जाता है। बोरेक्स यानी कि जिसका फॉर्मूला है Na2B4O7, बोरेक्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि सोडियम का ही एक लवण है या यौगिक है। Na2B4O7 यानी कि बोरेक्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि CaSO4.12H2O, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, यह एक उदासीन लवण है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन पर जैसे गर्म करेंगे तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा। तो कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4.2H2O यानी कि जिप्सम को जब 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो इससे CaSO4.12H2O यानी कि हेमीहाइड्रेट प्राप्त हो जाता है, जिसको POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। साथ ही साथ जो 1.5 जल का अणु है वो विमुक्त हो जाएगा, तो यहाँ पे एक चूर्ण प्राप्त होगा जिसको POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कई सारे उपयोग हैं। यह जो सफ़ेद पाउडर होता है, जल में मिलाने पर वापस से जिप्सम कठोर पदार्थ बन जाएगा, जैसे CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला दो 1.5 जल का अणु, वापस जिप्सम बन जाएगा। मकान बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। टूटी हड्डियों को सही स्थिर रखने में करते हैं। खिलौने, सजावट के सामान बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ जो दीवारें हैं उनको चिकनी बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। क्रिस्टलन जल क्या है? कोई भी लवण है उसके इकाई सूत्र में जो जल के अणु मौजूद हैं उन अणुओं को संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे वॉशिंग सोडे में 10 जल के अणु हैं तो इसका क्रिस्टलन जल 10 हैं, और जिप्सम यानी कि CaSO4.2H2O इसमें 2 जल के अणु हैं। इस तरह से कॉपर सल्फेट इसके अंदर 5 जो हैं जल के अणु हैं, तो 5 जल अणु हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा जल का अणु है। इस तरह से मोल्ड लवण है उसमें 7 जल के अणु हैं। फिटकरी जिसका फॉर्मूला K2SO4.Al2SO4 की होल थ्राइस 24H2O, तो उसमें जल के अणु 24 है फिटकरी के अंदर, ठीक है। तो ये जो है क्रिस्टलीकृत जल के मॉलिक्यूल्स हैं इनमें। आर्द्र लवण और शुष्क लवण, किसी लवण में यदि क्रिस्टलन का जल है तो उसे आर्द्र लवण कहते हैं। यदि लवण में क्रिस्टलन जल नहीं है तो उसे शुष्क लवण कहते हैं। जैसे आर्द्र लवण के एग्जाम्पल है वॉशिंग सोडा है, और वॉशिंग सोडा है, कॉपर सल्फेट है ना, जिप्सम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जबकि शुष्क लवण का एग्जाम्पल है बेकिंग सोडा है, ये शुष्क लवण के एग्जाम्पल जिसमें पानी नहीं है। कॉपर सल्फेट जिसके अंदर 5 जल के अणु हैं, इसका रंग नीला होता है। जब इसमें क्रिस्टलन का जल होता है तो इसे गर्म करते हैं तो जल के अणु टूट जाते हैं और हट जाते हैं, और कॉपर सल्फेट यानी कि CaSO4 का सफ़ेद अवक्षेप यानी कि सफ़ेद जो रंग का जो CaSO4 प्राप्त हो जाएगा, सफ़ेद चूर्ण, क्योंकि यहाँ पे नीला रंग क्यों गायब हो गया, वाटर के मोलिक्यूल्स के कारण, ठीक है। जिस प्रणाली में आर्द्र कॉपर सल्फेट को गर्म करते हैं उसमें जल की बूंदें दिखाई देती हैं, यानी कि वाटर के पार्टिकल मौजूद हैं। गर्म करने से आर्द्र लवण जल से निकल जाएगा, लवण से जो निकल जाएगा जल, तो प्रणाली में जल की बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है आर्द्र लवण है, जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट या सफ़ेद जो है लवण प्राप्त होगा और पानी अलग हो जाएगा। देखिए क्रिस्टलन का जल को कैसे हटा रहे हैं। बर्नर पे कॉपर सल्फेट लिया, इस कॉपर सल्फेट में यहाँ पे 5 जल के जो अणु मौजूद हैं यानी कि 5H2O हैं। जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो ये जो है नीला रंग जो है इसका गायब हो जाएगा, वाइट रंग बन जाएगा। जैसे सफ़ेद रंग बनेगा तो ऊपर जो है पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देगी। तो ये जो वाटर की जो बूंदें हैं ये किसकी वजह से है, क्योंकि कॉपर सल्फेट में से 5 जल के अणु अलग हो जाएंगे। श्वेत रंग का जो कॉपर सल्फेट में यदि वापस जल मिलाएंगे तो इसका वापस जो है पुनः नीला रंग प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एसिड बेस और क्षार यानी कि
एसिड बेस और साल्ट यानी कि अम्ल क्षार और लवण का जो पूरे चैप्टर के सारे नोट्स की स्टडी करी। थैंक यू। आई होप एक एक पॉइंट्स आपके क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।